नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बहुत ही खास मौजूद, दरअसल जिस तरह कल विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया और उसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं जो तमाम ऐसे मौज़ूआत हैं जो बहुत बर्निंग टॉपिक्स हैं और उन्हीं मौज़ूआत के इर्द गिर्द सियासत भी घूम रही है। एक सवाल तो ये भी आ रहा है कि क्या मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है ये जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है उसका एक लाए अमल है? क्या मौजूदा हुकूमत उससे इंस्पायर्ड है या फिर हुकूमत को उससे कुछ गाइडलाइंस मिलती है? दूसरी अहम बात यह भी रही है कि अगर ऐसा है तो जिन मौज़ूआत पर ख्यालात का इजहार किया गया है, जिसमें लिंचिंग का जिक्र आया, जिसमें इकोनॉमी का जिक्र आया और जिसमें खास तौर से हिंदू राष्ट्र की तारीफ या उसकी परिभाषा की बात कही गई और ये बताया गया कि रिलीजन का क्या सोच है रिलीजन को लेकर और हिंदुस्तान में जो मजहब है उनकी क्या अहमियत है, कौन मजहब हिंदुस्तान का पहले से है, कौन बाहरी है। ऐसी कई बातें आई हैं और इस पर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनके इन पूरे स्पीच में जो खास मुद्दे हैं उस पर किस तरह की सोच, किस तरह का विजन आगे दिखाई दे रहा है। क्या वाकई आरएसएस गो फॉरवर्ड इस मिशन को लेकर अब आगे बढ़ना चाहती है? दरअसल कल बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार दशहरा मुल्क भर में मनाया गया। इस मौके पर आरएसएस ने भी तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब में मोहन भागवत ने कई सुलगते मौज़ूआत पर संघ के ख्यालात पेश किए। इस तकरीब से खिताब करते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से सब कुछ अच्छा हो रहा है। यानी कि मोहन भागवत ने हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। मुल्क में सख्त और हिम्मत वाला फैसला लेने वाली हुकूमत है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में मुल्क में तब्दीली आई है, मुल्क की सोचने की समत भी बदली है। मोदी हुकूमत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसको ना चाहने वाले लोग दुनिया में भी हैं और भारत में भी। भारत को बढ़ता हुआ देखना जिनके मफाद के लिए खौफ पैदा करता है, ऐसी ताकतें भी हिंदुस्तान को मजबूत और ताकतवर होने देना नहीं चाहती हैं। तो हिंदुस्तान को मजबूत होना, ताकतवर होना किस समत का इशारा कर रहा है? ये इकोनॉमिकल मजबूती की बात हो रही है या कुछ और है? आरएसएस सरबराह ने मॉब लिंचिंग से मुतालिक भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के वाकयात पेश करके मुल्क और हिंदू समाज के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। उधर इदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला कुतुबुद्दीन रिजवी ने हुजूमी तशद्दुद के ताल्लुक से आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। और इसी के साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं कि सीपीआई लीडर डी राजा ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि मोहन भागवत ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी आरएसएस के हाथों कठपुतली है और हुजूमी तशद्दुद के बयान पर मोहन भागवत चाहे जितना भी इनकार करें, सभी जानते हैं कि मॉब लिंचिंग में मुलविस अफराद का ताल्लुक तशद्दुद पसंद जहनियत रखने वाली तंजीमों से है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदुस्तान को मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र समझते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत है। डी राजा ने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरियत है जहां हर मजहब के लोग रहते हैं। समझता हूं कि आरएसएस चीफ का बयान सदाकत पर मबनी नहीं है। उनको सच्चाई सामने रख देना चाहिए। दुर्गा वाहिनी, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा समिति, इन सारे लोगों के जो ताल्लुकात रहे हैं, डंके की चोट में कह रहे हैं कि हम आरएसएस के आदमी हैं और शुरू से ये लोग भी कहते रहे कि हमारी ज़िमनी तंजीमें हैं और वाक़यतन ये ज़िमनी। The statement of Mr. Mohan Bhagwat once again proves that the BJP government headed by Mr. Narendra Modi is a government really controlled by RSS. It is RSS which directs what the government should do, should not do. RSS is desperate to implement its agenda, the Hindutva agenda, using the present government. It is what one should understand from the statement made by Mr. Mohan Bhagwat. Mr. Mohan Bhagwat in a way defends the mass lynching, mob lynching that is taking place in the country, and it is a statement coming out from
आज हम इसी खास मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। साथ ही लखनऊ से जुड़ रहे हैं अशोक सिन्हा, जो RSS की मुफक्किर हैं, और इनामुर रहमान गयूर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, जो समाजी कारकुन हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अशोक सिन्हा साहब, मैं आपके पास ही आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहन भागवत ने जो जो बयानात दिए हैं, खासतौर से जो टॉपिक्स अगर हम रेज करें, एक लिंचिंग है, दूसरा इकोनॉमी है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस वक्त किधर जा रही है और उसको लेकर फिक्र करने की कितनी जरूरत है या नहीं, हिंदू राष्ट्र एक बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा ये एक ऐसा जुमला है, एक ऐसी बात है जिसको लेकर हमेशा बहस होती रही है, और स्ट्रेंथ यानी ताकत। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो बातें कही गई हैं, क्या इसको लेकर कोई तजाद दिख रहा है? क्या ये माना जाए कि मोहन भागवत या RSS का स्टैंड कुछ अब वाइडर हो रहा है, चूंकि इसमें इकोनॉमी की बात आ रही है, इकोनॉमिक को किससे नुकसान पहुंचता है, कैसे इकोनॉमी बेहतर हो, और हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे जरा बताएं हमारे नाजरीन को, हमारे दर्शकों को, कि उनके कहने का दरअसल मकसद क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज संगठन का कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, और इस देश को राष्ट्र गुरु, विश्व गुरु बनाने के लिए कटिबद्ध है। जितनी भी समस्याओं से, जिन जिन विषयों से इस देश का ताल्लुक होगा, इस राष्ट्र का ताल्लुक होगा, वह सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय हैं। जिससे भी देश आगे बढ़े, जिन विषयों से आगे बढ़े, वह इस देश का विषय है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्हीं विषयों को छुआ है जो इस देश से ताल्लुक रखते हैं, इस देश की भलाई से और इसको आगे बढ़ाने से और इस देश की समस्याओं से। अब दूसरे प्रश्न का आपके उत्तर यह है कि उन्होंने बात कही कि इस देश की जो आर्थिक समस्या है वह उसकी क्या हालत है। तो आर्थिक समस्या भी इस देश की मजबूत होनी चाहिए। इस देश की आर्थिक समस्या स्वदेशी पर आधारित होनी चाहिए। इस देश की आर्थिक समस्या में सबका योगदान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आर्थिक समस्या की और इसके चिंता की बात कही, और उन्होंने कहा कि इस समस्या को कहीं विशेष एंगल से तो नहीं प्रचारित किया जा रहा है। नंबर 3, मॉब लिंचिंग के विषय में जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि यह इस देश की संस्कृति कभी नहीं रही है। मॉब लिंचिंग हमारे यहां से नहीं आई है। मॉब लिंचिंग अगर बाहर से पहले हुई है तो आप देखिए कि सबसे पहले करबला के मैदान में बच्चे, औरतों को जो उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई। आप देखिए कि किस प्रकार से औरतों को आधा जमीन में गाड़ करके उनके पर पत्थरबाजी की गई। यह सब मॉब लिंचिंग के उदाहरण उन्होंने दिए और कहा कि हमारे यहां हमारी संस्कृति, जिसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह सब मिली-जुली संस्कृति है, सबको साथ लेकर के चलने वाली संस्कृति है, और यहां मॉब लिंचिंग जैसा कोई विषय अगर उठाया जा रहा है तो ये तात्कालिक घटना है जो दोनों तरफ से हुई है। चौथी बात उन्होंने कहा है, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात आपने कहा, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदू राष्ट्र इस देश की एक सच्चाई है। यह अनादिकाल से, अनंत काल से यह देश हिंदू राष्ट्र है। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है, और यह जुमला नहीं है, यह एक सच्चाई है। हिंदू, यहां का मुसलमान जब हज करने जाता है तो उसे हिंदिया मुसलमान कहते हैं। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुत्व जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है, वह इस देश के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन सबकी पहचान है, सबकी राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। मजहब अलग हो सकता है, पंथ अलग हो सकता है, धर्म अलग नहीं है, सबका धर्म एक ही है। धर्म यानी कर्म, यानी ड्यूटी, और ड्यूटी सबका एक ही है कि मिलजुल करके इस देश की जो संस्कृति रही है वह इस देश का हिंदुत्व है। सन 629 ईस्वी सन में जब मोहम्मद साहब जिंदा थे, प्रोफेसर मोहम्मद साहब, उस समय भी यहां के एक राजा ने कालीकट के नजदीक मस्जिद बनाने के लिए अपनी जमीन दी और उसे बनवाया। तो ये यहां का हिंदुत्व है। हिंदुत्व यानी सभी का कंपोजिट कल्चर, सबका मिला जुला। इससे पंथ से, मजहब से, रिलीजन से कोई संबंध नहीं। तो क्या इस कल्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है?
निश्चित रूप से कुछ तत्व इस समय उद्घाटित हुए हैं, उनकी पहचान हुई है। जैसे डी राजा साहब बोल रहे थे, वो पढ़े लिखे आदमी हैं। राज्य और राष्ट्र में अंतर है। हिंदू राष्ट्र हो सकता है, परंतु यह राज्य जो है वह एक सेकुलर स्टेट है, राज्य प्रशासन को देखता है। राष्ट्र का तो आखिर इस मिली जुली संस्कृति को, जहां पर सबकी जगह है, सबका अपना अधिकार है, सबका अपना हक है और सबकी अपनी अपनी एक आस्था है, उससे चोट कौन पहुंचा रहा है? कुछ ऐसे, सभी देशों में ऐसे लोग होते हैं जो इस देश के खिलाफ रहते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को यह बुरा लग रहा है, जिन्हें हिंदू शब्द बुरा लग सकता है, हिंदुत्व बुरा लग सकता है, उन्हें हिंदू राष्ट्र कहने में शर्म आती है। मैं समझता हूं कि वह राष्ट्रीयता के मूल तत्व को नहीं जानते। वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह इस देश का कंपोजिट कल्चर है। सबके साथ मिल करके रहना, सभी पंथ मजहब का सम्मान करना, सबको एक साथ लेके चलना इस देश का हिंदुत्व है। ठीक है, मैं अब इस पर रिएक्शन लूंगा। हमारे साथ इनामुर रहमान साहब हैं, हैदराबाद से सामाजिक कारकुन। इनामुर रहमान साहब, कुछ ऐसे मुद्दे जो बिल्कुल बर्निंग टॉपिक्स हैं, लिंचिंग, जिसके बारे में खुद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि ऐसा लगता है कि मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं मोबोक्रेसी चल रही है, जिसके बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल गाइडलाइंस दी जिस पर अमल नहीं हुआ अब तक। दूसरी ऐसी बात है कि कई ऐसे बड़े लीडर जब कहीं वो बयान देते हैं, मौका भले ही इलेक्शन का हो या चुनाव का, उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि समाज को या सोसाइटी को वो किस खांचे में बांट रहे हैं और किसके लिए क्या वो रास्ता आगे तय करना चाहते हैं। जो अशोक सिन्हा साहब कह रहे हैं और जो मोहन भागवत ने कल अपने स्पीच में कहा है, मैं इनामुर रहमान साहब आपका इस पर रिएक्शन चाहता हूं कि क्या लिंचिंग पर सबसे पहले आते हैं, क्या लिंचिंग वाकई ये ठीक है? उनका कहना था कि बाहर से ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न बिब्लिकल उन्होंने इसको माना था, लेकिन हिंदुस्तान में इसे परपेट्रेट कौन कर रहा है, उनको शह कौन दे रहा है, उनका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्टिवली इस पर कानून बना रही है? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? गयूर साहब जी, सिन्हा साहब आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े ऑफिस बियरर होंगे उसके, बड़े रचे बसे हुए हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी में। वो यकीनन ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा बराबर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आरएसएस की बातों में, बीजेपी की बातों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बातों में, उनकी बोलचाल से यह पता चल रहा है कि उनमें वो एरोगेंस आई है, जो एरोगेंस एक रूलिंग क्लास का अपना प्रिविलेज समझती है। उस तरह की बातें ये कर सकते हैं और इस तरह की बातों को कोई चैलेंज करने वाला है नहीं। अगर वो कोई चैलेंज करता है, उस बात को कोई काउंटर करने जाता है, तो उसको नोटिस आ जा सकते हैं, उस पर एफआईआर हो जा सकती है, उस पर कुछ भी हो जा सकता है। तो ये भय का वातावरण जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, वो भय के वातावरण में ये बात कुछ अच्छी लगती नहीं कि ये कहेंगे कि सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, सबको लेकर चलो, कुटुंब हो और पूरी सारी दुनिया एक बिरादरी है। ये सारी बातें बोलने की वाकई जुमले की बातें हैं ये, और इन जुमलों की बातों की वजह से बहुत आराम से डेमोक्रेसी जैसे एक इंस्टीट्यूशन को, एक आइडियोलॉजी को, एक तरह के पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्होंने जो है अपने एडवांटेज के लिए यूज कर लिया है। इनके दिल में कहीं भी धर्म की बात है नहीं, इनके दिल में राष्ट्रीयता कहीं से भी नहीं है। आप राष्ट्र के लोगों को मरने देंगे और ये कहेंगे कि राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र जो है विश्व गुरु बनेगा। किस हिसाब से बनेगा विश्व गुरु? आपके ह्यूमन इंडेक्स पर तो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। अब इंडिया का पासपोर्ट 86 पोजीशन पर आ गया है अपनी एक्सेप्टेबिलिटी में। आप जो है इंडिया के जो है अगर ह्यूमन इंडेक्स को देखें तो जो है मॉब लिंचिंग तो बहुत दूर की बात रही, फॉर वांट ऑफ मेडिकल केयर जो है बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और वो कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो है ना, ये सिर्फ एक लोगों को एक गलत आश्वासन देने की बात है और पूरा मीडिया हाथ में किया हुआ है लोगों ने। अब आप अगर 10 मिनट तक इनको सुनेंगे, वही बातों को सुनेंगे जो भागवत साहब कह चुके थे, वही सारी बातें सिन्हा साहब कह रहे हैं, तो मासूम लोग, जो अनजान लोग हैं, जो कम जानते हैं बातों को, वो समझेंगे कि वाकई करबला में अगर ऐसा हुआ था, तो करबला में अगर ऐसा हुआ था तो वो बात को खास तौर पर यहां पर किस कॉन्टेक्स्ट में रिपीट किया जा रहा है? वो एक इंसिडेंट था और एक इंसिडेंट कोई भी गलत तरीके से कर सकता है, कहीं पर भी वैसा हो सकता है। लेकिन अगर किसी तरह से इस इंसिडेंट को बता के 2 रॉन्ग्स के जरिए एक राइट बताना चाह रहे हैं,
तो ये सब आरएसएस की पुरानी तहरीकें हैं। ये 1925 से भी बहुत पहले 1895 में हिंदू महासभा का जब गठन हो चुका था, उस वक्त की जो जहनियत थी, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग कांग्रेस में जिस तरह पेनिट्रेट किए हुए थे, और कांग्रेस में किसी भी तरह उन्होंने जो है आरएसएस पर किसी तरह की रोक लगने नहीं दी, उनके नैरेटिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उसको चैलेंज नहीं किया। तो आज ये बोल रहे हैं हिंदू 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 कह रहे हैं। भाई हिंदू लफ्ज खुद मुसलमानों का लाया हुआ है, आपके पास तो कुछ था नहीं। आप अगर भारत बोलना चाह रहे हैं तो फिर भारत की बात बताइए कि आप कहां से भारतीयता शुरू होती है। केरला के में अगर किसी ने मस्जिद के लिए जगह दी थी तो आपके पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि राजा ने दी थी या प्रजा में से किसी ने खरीद के बनाई थी या प्रजा खुद मुसलमान हो गई थी। लेकिन पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स गेन करने के लिए ऐसी बातें तो बहुत कही जाती हैं और इन बातों का बड़ा लाभ भी उठाती है। मैं जरा आपको फिलहाल रोकना चाहूंगा और तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक रिएक्शन लेता, फिर हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। तस्लीम रहमानी साहब, मोहन भागवत के जो कल बयानात थे, जाहिर है सुर्खियां बटोर रहे हैं वो, क्या उसमें मुल्क के लोगों के लिए अमूमन सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है? ये तो जाहिर हो रहा है, उन्होंने हुकूमत की तारीफ की कि मरकजी हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है। कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी हैं जिनको हुकूमत की तरक्की पसंद नहीं आ रही है। जो मेन जो यहां पर एक मुद्दा है लिंचिंग का, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा था कि ये क्या सिचुएशन बनता चला जा रहा है, डेमोक्रेसी है या फिर मोबोक्रेसी है, उस पर उन्होंने कहा कि ये बाहर से आई हुई चीज है। लेकिन उसे कंडेम करने की जो एक पूरी पुरजोर अल्फाज हो सकते थे, शायद उसे कुछ कमी रह गई या फिर इतना काफी है। इकोनॉमी को लेकर उन्होंने बात की, क्या वाकई अब मुल्क में इकोनॉमी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सब लोग अब सोचने पर मजबूर हैं कि किन फैक्टर्स के लेकर इकोनॉमी पर ये थोड़ा जर पड़ रहा है? तस्लीम रहमानी साहब, कुछ वजाहत करें। देखिए, जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो सीधे सीधे आरएसएस की सरकार है। इसमें मेरा ख्याल है किसी मुल्क में किसी को भी कोई शक और शुबा नहीं है। सदर जमहूरिया हिंद से लेके वजीर आज़म, वजीर दाखिला, स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, कैबिनेट, एमपी, सबके सब आरएसएस के हार्डकोर प्रचारक रहे हैं और इसी बुनियाद पर वो ये सारे ओहदे पाए हैं। मुल्क की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज आरएसएस की उस आइडियोलॉजी से इफेक्टेड है, मेलाइंड है रादर मैं कहूंगा। इसी तरीके से जो अपोजिशन के ग्रुप्स हैं उनकी आवाज को मीडिया के जरिए दबाया जा रहा है। तो अब जो आरएसएस के चीफ ने जो कुछ फरमाया कल विजयदशमी के दिन, जाहिर है वो उनकी सरकार है और उस सरकार का तक की तारीफ ही करना उनको मकसद है। जो मॉब लिंचिंग वगैरह के वाकयात हैं या इकोनॉमी में भी जो किया, तो इकोनॉमी में उनको तो खुद याद नहीं रही ये बात, इकोनॉमी की बात करते हुए, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिस्करेज करने और क्रश करने का काम हमारी इसी सरकार ने किया है। ग्लोबलाइज पॉलिसी लाने का और एफडीआई, तमाम चीजों में एफडीआई लाने का काम तो इसी सरकार ने किया है। बैंकों को हमारे लिए खतरा बनाने का काम और मजीद बनाने का काम यही सरकार कर रही है। और उसके बाद पूरे समाज में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको, उसके लिए वायलेंस को एम्प्लॉयमेंट बना देने का काम यही सरकार कर रही है। लिंचिंग को लेकर जो उन्होंने कहा है, लिंचिंग के बाद जो उन्होंने कहा है, क्या ये माना जाए कि लिंचिंग को उन्होंने कंडेम किया है, मॉब लिंचिंग को? वायलेंट हो, क्या उनके इस बयान से ऐसे वाकयात में या जो ग्रुप्स हैं जो इस तरह के काम को कर रहे हैं उनको कुछ एक मैसेज मिला है? नहीं, उन्होंने मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने के लिए नहीं, उन्होंने एनकरेज किया है। मैं ये कहता हूं कि उन्होंने एनकरेज किया है ये कह के कि ये तो यहां की चीज ही नहीं है, हमारी सभ्यता का। अरे हमारी सभ्यता की बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इस मुल्क में राइज हैं और वो हमारी सभ्यता का हिस्सा कभी भी नहीं रही, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लफ्ज बाहर से आए। यहां तो हम पूरा का पूरा कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंडसेट के साथ काम करते हैं। हमने उनके जबानों के जाने कितने हजार लफ्ज हम रोजाना वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। सेकुलरिज्म हमारी सभ्यता का लफ्ज है, या डेमोक्रेसी हमारी सभ्यता का, ये पूरी टर्मिनोलॉजी है जिस पर बहस की जा सकती है, जिसमें कोई भी हमारे सभ्यता से ताल्लुक नहीं रखती। और वो अगर फिर भी वो अगर बाहर का ही लफ्ज है तो क्या हम सिर्फ इस वजह से उसको लेजिटिमाइज करेंगे कि नहीं, इसको लिंचिंग नहीं मर्डर कहिए, तो क्या वो मर्डर जायज हो जाएगा?
150 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं और बाकायदा लोगों को मार के और घंटा घर पे टांगने से शुरुआत होके और अब पेड़ पे टांगने तक जो एग्जैक्ट मीनिंग है लिंचिंग के, उस पे काम हो रहा है। और हमने कौन सी सभ्यता, इजराइल से हमने क्या नहीं ले रखा है? इजराइल का पूरा कल्चर एंड हाउ टू फाइट विद टेररिज्म तो इजराइल से सीखा है। स्पेन आरएसएस के लोग क्या करने गए थे? इजराइल से आरएसएस के लोगों के इतने पुराने ताल्लुकात किस गर्ज से? तो पूरी सभ्यता तो आप खुद ही इंपोर्ट करके लाए, आप इल्जाम किसे दे रहे? ये तो आपने अपने कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंडसेट का इजहार किया है कि आप बार बार इजराइल जाते हैं, आप बार बार स्पेन जाते हैं कि स्पेन से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ। इसके लेक्चर आप हमारे होम मिनिस्टर जो थे LK अडवाणी साहब, वो खुद जाके पूछ के आए और उसके बाद उन्होंने यहां पर हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ वायदे किए सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि इजराइल से हम सबक सीखेंगे कि वो अपने चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनसे किस तरीके से लड़ते हैं। आज हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज इजराइल के हाथों में काम करते हैं, हमारा जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो हम इजराइल के साथ ले रहे हैं। तो अगर हम पूरी की पूरी वो सभ्यता जो टेरर की सभ्यता है, वो सभ्यता जो वायलेंस की सभ्यता है, जो इनह्यूमन है, जिसे ट्रेटर सारी दुनिया ने कहा है, गासिब रियासत कहा है, उससे हम सारी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, सारी सभ्यता ले रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि ये तो हमारा वर्ड नहीं है। अजीबो गरीब बात करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है एक सवाल तसीम साहब, क्या ये माना जाए कि इकोनॉमी पे जिस तरह से मरकजी हुकूमत का ध्यान है और इकोनॉमी को जिस तरह से विजयदशमी के अपने स्पीच में बहुत ज्यादा जगह दी है मोहन भागवत ने, क्या यह समझा जाए कि वाकई अब ये शायद लम्हा आ गया है कि इस पर गौर किया जा रहा है कि किन वजूहात की बिना पर इकोनॉमी डाउन हो रही है या उस पर जर पहुंच रहा है? क्या ये जो लिंचिंग जैसे वाकयात हैं, डर का माहौल है, उसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, क्या ये एक वजह सामने आई जिसको लेकर थोड़ा उन्होंने थोड़ा जोर दे की कोशिश की है कि इस पे बात हो? देखिए, इकोनॉमी अपने खतरनाक हद तक डाउन है। इससे पहले मुल्क की इकोनॉमी उस वक्त भी इतनी डाउन नहीं हुई थी जब 1998 में पूरी दुनिया इकोनॉमिक डिप्रेशन से गुजर रही थी। तब भी हमारी पैरेलल इकोनॉमी ने हमारी इकोनॉमी को सेव करके रखा था और हमको उतना फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब जिस अंदाज से मेरे पेशरो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि जिस अंदाज से इकोनॉमी लो हुई है, कैश क्रंच हुआ है, मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई हुई है, 70 to 80% जो कारोबार है वो डाउन हो चुका है। और ख्याल ये है कि तमाम जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल 2020 तक मुल्क में भुखमरी होगी। उसको एड्रेस करना मोहन भागवत जी के लिए भी इसलिए जरूरी है कि उस भुखमरी को टालने के लिए कि आप उसको रिप्लेस किस चीज से करेंगे, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के इफेक्ट आने वाले हैं सोसाइटी के ऊपर, उसे आप किस चीज से रिप्लेस करेंगे। जाहिर है कि वो वायलेंस है, हम अनार्की की तरफ बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से। मैं एक बार जवाब इससे लेता हूं अशोक सिन्हा साहब, इकोनॉमी किसी भी देश की रीढ़ होती है, क्या ये खौफ का माहौल, चाहे वो मॉब लिंचिंग का आप नाम लें या ना लें, जाहिर आप उसको डेटा जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा परपेट्रेट किया, किसका ज्यादा नुकसान हुआ, किस समाज के लोगों का ज्यादा लोग मारे गए। सवाल इसको लेकर है कि क्या अब यह महसूस किया जा रहा है कि मुल्क में यह नफरत का माहौल खत्म हो और इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत किया जाए? अशोक सिन्हा, देखिए, नफरत का माहौल तो खत्म होना चाहिए और हो भी रहा है। तो तब होगा ना जब हम ये मानेंगे कि मुल्क में नफरत का माहौल है, वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, मैं नफरत का माहौल पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बात सच है। और यह मॉब लिंचिंग का शब्द, मेरी बात सुनिए, मैं आप जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल खामोश था, नहीं मैं जवाब दे सकता था आपके। जब आप बोल रहे थे उसी समय मैं कह सकता था, आपकी बातों का जवाब मैं उसी समय दे सकता था, मगर मैंने नहीं दिया। मैंने शांति से आपकी बात को सुनी। अब आप एक एक शब्दों को हमारे सुन लीजिए और उसका जवाब आप दीजिएगा। मगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं सुन पाएंगे। जी बोलिए। जहां तक इकोनॉमिक कंडीशन की बात है तो मैं बता दूं आपसे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में कभी चढ़ती है और कभी गिरती है। जो चीज चढ़ती है वो गिरेगी जरूर, जो चीज गिरेगी वो उठेगी जरूर। इकोनॉमी एक समय सापेक्ष है, यह वक्त के साथ गिरती और बढ़ती रहती है। जहां तक अब इतना डरे हुए लोग हैं कि कह रहे हैं कि 20 तक भुखमरी आ जाएगी, तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं ऐसे ये उसके फैक्टर्स और इंडेक्स बता रहे हैं, मगर मैं बता दूं स्पष्ट रूप से। जी नहीं, यह मैं बता, इंडेक्स जिस चीज पर आप इकोनॉमी को डाउन कह रहे हैं वह सच्चा नहीं है, वह वेस्टर्न फिलॉसफी है, वो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है जिसमें जीडीपी
जीडीपी की जो बात आप कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत सी चीजें जीडीपी में नहीं आती। अगर लखनऊ में हमारे इस समय डेंगू फैल गया और हजारों लोग मर गए तो आप कहेंगे डॉक्टर की जीडीपी बढ़ गई, आप कहेंगे आप दवा बेचने वाले की हमारे पास वक्त की कमी है। देखिए, सब चीज का एक पैरेलल इंडेक्स बना है, उस इंडेक्स को और उसके लिए भी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके लिए एनएसएसओ है, वो डेटा देती है। मैं इनामुर रहमान साहब, वक्त बहुत कम है, 10 सेकंड में आपसे रैप अप चाहता हूं। नहीं देना 10 सेकंड में तो कोई बात बोली नहीं जा सकती। सिन्हा साहब को उनके ख्यालात मुबारक। अगर वो समझते हैं कि देश की उन्नति इस तरह के ख्यालात से होगी तो किसी तरह नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि लोग अगर मरेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता और आप लोगों को बाकायदा तौर पर मारते रहेंगे। इस बीच में यह होता रहेगा कि बैंक लुटते रहेंगे, बैंकों का खसारा बढ़ता जाएगा और यहां से कैपिटल की फ्लाइट होते रहेगी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हिंदुस्तान को छोड़कर बाहर जाकर अपना सारा पैसा लेके बाहर जाते रहेंगे। तो आप ही अपने उस ख्वाब खरगोश में रहिए, अपने ख्यालों में रहिए कि देश की उन्नति